ये बेसिकली इसलिए है कि मैं आप सब लोगों से चर्चा कर सकूं। कुछ लोगों को अ, इस पूरे घटनाक्रम में जब आप लोगों से बात करने के लिए निकल रहे हो, तो लोगों से बात करते हुए आपके सामने कुछ इश्यूज आए होंगे और आ रहे होंगे रेगुलरली। तो उन इश्यूज को आपने कैसे टैकल करना है, उस पर चर्चा यदि हो जाए तो मुझे लगता है सही रहेगा। इश्यूज कैसे कि जब से सबसे पहला बिंदु तो ये है कि मैं जिन साथियों की मेरे से बात हो रही है और जिन जिन साथियों से मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर, वो सारे साथी मतलब उनमें से कुछ जो अपने मित्र हैं, कुछ अपने जेएसएम के साथी हैं, अपने क्रांतिकारी लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि बहुत से लोगों तक वो पहुंच नहीं पाए हैं और उन तक कैसे पहुंचा जाए। यानी कि जैसे आज मेरे पास कॉल आई कि हमें बहुत सारी मीटिंग्स करवानी है आपकी और आप तो आ नहीं सकते क्योंकि अगले 3 ही दिन बचे हैं अभी सेमिनार के लिए, तो आप उन लोगों तक कैसे जाएं। तो अभी मैं किस तरह से उन लोगों तक पहुंच जाएं। अभी इसलिए ये पॉइंट आप लोगों तक पहुंचाना है। सबसे पहली बात जो अभी आपको ध्यान देना है कि आप सब लोग पर्सनल जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनमें से उन सब से आपने बातचीत कर ली होगी, मैं ऐसा मानता हूं। और जिन्होंने नहीं की है वो अभी कर लेंगे, ये भी मुझे उम्मीद है। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की कॉल आप जब करने जाओ तो कॉल ना मिले और उस वक्त आप फिर मिस कर दो और अगली बारी जब वो पर्सन जो है वो कॉल करने के लिए जब अवेलेबल हो उस वक्त आप ना उनसे बात कर पाओ और वो बाद में कहे कि यार कार्यक्रम तो अच्छा था, या फिर ऐसा अगर कोई सेमिनार था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। इस तरह की कोई बात यदि आती है उस केस के लिए फिर आप बाद में ना पछताओ, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसे साथियों को संदेश पहुंचा दो। तो अपनी तरफ से एक संदेश बनाकर, एक मैसेज बनाकर आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि ये जो सेमिनार है ये किन मुद्दों पर होगा और क्या इसका पर्पस रहेगा। कारण क्या है कि जब तक उनके पास खबर नहीं होगी तब तक ये पहला स्टेप है कि पहले तो खबर हो, फिर उनको अपने सेमिनार में आयोजित जो अपने सेमिनार में जो भी हम लोग कार्य करने वाले हैं उसकी आवश्यकता महसूस हो, अपने लिए, समाज के लिए या किसी और के लिए। तो इस तरह से उनको जब तक इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर इससे बड़ी बात आती है कि उन तक संदेश कैसे पहुंचे। पहला पॉइंट व्हाट्सएप का मैंने बोला है आपको कि सब लोगों के पास ग्रुप्स में कोशिश कीजिए, ग्रुप में आप किसी को मैसेज संदेश ना भेजें। उसका कारण ये है कि बहुत सारे ग्रुप्स हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन का, जानकारी का फ्लो बहुत तेज है, ज़्यादा है, और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से अब आप उन लोगों तक खबर नहीं पहुंचा पाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, क्योंकि ग्रुप्स चेक करना लोग ऐसे मौके पर बंद कर देते हैं और ये स्थिति ना आए कि वो आपका मैसेज ही ना पढ़ें, इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए या पर्सनल संदेश के माध्यम से पहुंचा दें। अब दूसरा मेथड, एक तो हो गया व्हाट्सएप का, दूसरा हो गया स्टेटस का। बहुत सारे लोग जो हैं वो
अपना स्टेटस भी लगा लेते हैं और अपने साथियों तक मैसेज पहुंचाते हैं। तीसरा, अभी एक साथी बोल रहे हैं कि जाड़ा बहुत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है जी जाड़ा। अभी हमने ये शॉल एहतियात के तौर पर ली हुई है और मैं समझता हूँ हमको ले लेनी चाहिए। सर्दी नहीं लगनी चाहिए और क्योंकि हमने सिर्फ एक कमीज़ ही पहना है इसलिए हम बता रहे हैं। जिस तरह से टीवी पर और इंटरनेट के ऊपर टेम्परेचर कम दिखा रहे हैं और कोहरा दिखा रहे हैं, उस हिसाब से कोई जाड़ा नहीं है, उस हिसाब से कोई सर्दी नहीं है। 14-15 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें स्वेटर की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ने शुरू हो जाती है, पर अभी यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। फिर आता है उन तक संदेश पहुंचाने का तीसरा मेथड, तीसरा तरीका, और वो बनता है आपकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस। हमने जनता सरकार मोर्चा की पहले लेवल की ट्रेनिंग कर रखी है और सेकंड लेवल की ट्रेनिंग किए हुए साथियों को तो सारा अंदाज़ा भी है। तो मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोगों को अपने अपने प्रोफाइल पर लाइव ज़रूर आना चाहिए और बाकी के साथी उन लाइव्स के ऊपर कमेंट करें। हैशटैग भी डाल सकते हैं आप किसी नाम से, JSM के या सेमिनार के, पेरेंटिंग सेमिनार या पेरेंटिंग एंड एजुकेशन या एजुकेशन, इस तरह का कोई भी आप हैशटैग आप अपने लेवल पे यूज़ करिए। अभी हम लोग इसको संगठित तरीके से प्रचार वाला रास्ता अभी हम नहीं अपना रहे हैं। उसका कारण ये है कि आप सब लोग धीरे धीरे इस पूरी प्रोसेस को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और फिर उसको अपना भी रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है अगले 2 दिन तक कि आप अपने फेसबुक के ऊपर लाइव आएँ और एक शॉर्ट वीडियो जो है वो 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की आप एक बनाएं, क्योंकि ज़्यादा लंबी लाइव होगी तो हो सकता है वो उतनी रीच उसकी ना जाए और इतना आगे ना जाए। तो आप उसको इस तरीके से लाइव आ करके या फिर अपने आगे जो साथी हैं उनकी बातें, आप उनके सवालों के जवाब दे सकते हो अगर आप उसको और लंबा खींचना चाहते हो। बट जो क्रक्स है बात का, वो आप पहले 2-3 मिनट में ही आप उनको दे दें। एक्चुअली अगर किसी को अपनी रीच बढ़ानी है उस केस में, जैसे अपना जो चैनल है निडर इंडिया का या दूसरे चैनल हैं जो फेसबुक, यूट्यूब पे, उनका जो मकसद है वो है जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना, कि वो लोग जो सर्च करके हम तक पहुंचते हैं उनको जानकारी पूरी मिले। इसीलिए हम 3 मिनट की वीडियो या फिर रील्स वगैरह, मतलब उस लेवल पर रील्स बनाने के लिए या उसकी रीच बढ़ाने के लिए ये सब नहीं करते हैं। हाँ, कोई एक पॉइंट ऐसा है जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है तो उसकी रील बनाकर हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारा मकसद जानकारी है और हम सब लोग जो बाकी के लोग हैं जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, वो सारे के सारे साथियों के पेजेस का, उनके प्रोफाइल का मतलब ऊपर उठना बड़ा ज़रूरी है, वो ट्रेंडिंग में आना या फिर दूसरे लोगों तक पहुंचना। तो आप फेसबुक पर वो यूज़ कर ही रहे हो, स्टोरीज़ में आप यूज़ कर सकते हो 24 नवंबर का कार्यक्रम। फिर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हेडिंग डालकर आप अपने प्रोफाइल से लाइव आ सकते हो, ये बहुत सही रहेगा। और जिन लोगों ने एजुकेशन की ट्रेनिंग ले रखी है, मतलब जो इतने दिनों से, इतने सालों से जो ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग ले रहे थे, और मैं नंबर अगर देखूं जिनको एजुकेशन की ट्रेनिंग, जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग ले रखी है, वो कई 100 की संख्या में हैं, कई 100 की संख्या में, मतलब लगभग 700 से 800 के करीब लोग हैं। बट कोई दूसरे स्टेट से है, कोई टीचर है किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट में, कोई अपने कार्य कर रहे हैं। उन सब लोगों को भी एक संदेश है कि आप सब लोग भी यदि अपने अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और आपको लगता है कि ये मुहिम कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो आप भी अपने लोगों तक इस सेमिनार की जानकारी को ज़रूर पहुंचाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। फाइनल ट्रेनिंग क्योंकि प्रपोज्ड है, इसके बाद काफ़ी लोग बेसिक ट्रेनिंग कर चुके होंगे और फाइनल ट्रेनिंग्स की स्पीड हमको बढ़ानी होगी, तो ये एक अच्छा पॉइंट रहेगा।
लोगों को जगाने के लिए भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी अब लोगों से कनेक्ट होने की। जगाना इसलिए है कि आप चाहे आपके बच्चों के स्कूलों में अपार आईडी के लिए कंसेंट लेटर का आना हो, या फिर डीएपी के लिए किसानों का लाइनों में लग करके खाद लेना हो, ये दोनों के दोनों एक ही चीज के दो हिस्से हैं। कैसे हैं देखिए, आप इसको समझिए। पिछले 10 सालों से आप केवल एक काम कर रहे हो, आधार कार्ड को बाकी चीजों से जोड़ रहे हो। बाकी सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने कनेक्ट कर दिया है और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही जगह से एक्सेस किया जा सके, इसके लिए ये आईडीज बन रही हैं, जैसे अपार आईडी बन रही है। इसके साथ साथ मेरे सामने एक बात आई थी, जो आधार बेस ऑथराइजेशन सिस्टम है AAS, उसमें आप जितनी UIDAI है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है, ये उसमें बायोमेट्रिक भी आ जाता है, आधार नंबर भी आ जाता है। इन सारों का एक कंसेंट लेटर डीसी के पास या थाने में या कहीं ऐसी जगह पर जहां आपको डीएपी मिल रहा है, वहां एक फॉर्म पे साइन करने को बोला जा रहा है और साथ में आपका आधार मांगा जा रहा है। यानी जो डीएपी मिल रहा है वो आधार के बिना नहीं मिल रहा है। ये हमने आपको पहले कहा है, आधार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनिवार्य नहीं है, परंतु वो इतनी बार इसका इस्तेमाल करवाएंगे आपसे कि आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। वो जब कोई दूसरा व्यक्ति आपसे मांगेगा आइडेंटिफिकेशन आईडी कार्ड, तो फट से आपका जो हाथ है वो आधार कार्ड पर ही जाएगा, क्योंकि आपको इतनी आदत हो जाएगी आधार देने की। और जहां ने अपने हाथ से आपने आधार दे दिया, समझो एक तरह से कंसेंट दे दी आपने कि आप मेरा इस डेटा को यूज कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने बोला भी है। तो आधार के साथ उस AAS यानी आधार बेस ऑथराइजेशन सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए ये डीएपी की किल्लत का ड्रामा किया जा रहा है। इसी तरह से स्कूलों में जो अपार आईडी बन रही है, अपार आईडी का मकसद असल में आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पर कलेक्ट करके और उनको उनके कंट्रोल में रखना है। जैसे करेंसी को डिजिटल करने का खेल चल रहा है, इसी तरह से उसको आपके डॉक्यूमेंट्स को भी, आपके सर्टिफिकेट्स को भी डिजिटल करने का ही खेल चल रहा है। तो जिसके हाथ में डिजिटल वॉलेट होगा, जिसके हाथ में इंटरनेट होगा, जिसका सर्वर होगा, जिसके पास डेटा होगा, वही आपका मालिक हो जाएगा। ये गुलामी की एक दूसरा पहलू है गुलामी का, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो अपने बच्चों का डेटा गलती से भी किसी ऐसे व्यक्ति को ना दीजिए जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप इसके खतरे को समझते हैं कि नहीं। अब आप एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, एक बैंक अभी डूबा है, बहुत परसों की ही बात है, आप सर्च कीजिएगा। उसमें बड़ा खेल खेला गया, लगभग 200 करोड़ रुपया वहाँ जमा था और छोटा सा बैंक था। जब उसको डुबो दिया गया तो जो कस्टमर्स हैं उन्होंने अपना पैसा मांगने की कोशिश की, तो एक आरबीआई की तरफ से एक गाइडलाइन आई कि जो आपका बीमा है वो पैसा आपको मिलेगा, बीमा क्लेम जो है वो पैसा आपको मिलेगा। बीमा क्लेम का मतलब है कि जो 5 लाख रुपए कर दिया गया था सिर्फ वो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन उन्होंने रखी है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका खाते में पैसा था। साबित करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। आपके मोबाइल में कोई स्टेटमेंट आई हो लास्ट, आपके पास मैसेज आया हो पिछले दिन का, या आपके पास कोई कॉपी जो उसकी बैंक वाली जो पासबुक होती है वो अपडेटेड हो। अब बैंक की पासबुक तो अपडेट कराने का किसी के पास समय नहीं रहता है, या आप ऐसा कहिए कि उसका ट्रेंड ही नहीं है। और जैसे बैंक ऑफ अमेरिका में हुआ था कि जब इंटरनेट आया और उस वक्त उस इंटरनेट के आने के बाद
लोगों के पास ये भी साबित करने के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं था कि उस बैंक में उनका खाता है। उनके मोबाइल में मैसेज आ रहा था, अगर बैलेंस चेक करें तो ज़ीरो, कि आपका यहाँ बैलेंस ज़ीरो, किसी का 10 रुपया, किसी का 5 रुपया। फिजिकल जो कॉपी थी, पासबुक थी बैंक की, वो उनके पास थी नहीं। और बाकी जो मेल थी उनकी, क्योंकि इंटरनेट गायब हो गया था पूरे दिन के लिए, तो जो बाकी उनकी ईमेल थी, जो स्टेटमेंट्स थी, उनकी ईमेल गायब मिली। तो आप लोगों को ये समझना है कि वो कितना खतरनाक मतलब होता होगा उन लोगों के लिए जिनका पैसा बैंक में पड़ा हो और बैंक अचानक से उड़ जाए। इस तरह के बहुत से बैंक पीछे बंद हुए हैं। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक था, पीएम जो बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक था, पीएमसी, वो मुंबई में जब एक बार बंद हुआ था, आज से लगभग 3 साल पहले शायद वो बंद हुआ था, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। उसके लिए कोई आंदोलन नहीं कर पाया था और कोई भी नहीं बोल पाया था। इसी तरह से दूसरे जो बैंक बंद हुए हैं, वो एक ट्रायल था कि लोग किस किस तरह की रिएक्शंस शो करेंगे और उन रिएक्शंस के बाद उनको दबाना कैसे है, इसका इंतज़ाम वो पहले से ही कानून बना बना के कर ही रहे हैं। तो बहुत भयानक दौर आएगा जब ये बैंकिंग को क्रैश करेंगे, और मैं समझता हूँ कि बैंकिंग इनके हाथ से क्रैश हो गई तो फिर इनका सिस्टम अपनाना हमारी मजबूरी हो जाएगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको उन लोगों तक पहुंचाने का है कि जिनके आपको मीटिंग करवानी है, जिन लोगों की भी आपको मीटिंग करवानी है, उन लोगों की अब हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि ठीक हो तो हम एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं परसों की तारीख में, यानी आज 19 है तो 20 और 21 को हम एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो 21 तारीख को यदि आपको लगता है, कल का दिन आप उन लोगों से बात कर लीजिए कि 21 को हम लोग शेड्यूल कर लेंगे, जिसमें जिनकी भी आप मीटिंग करवाना चाहते हैं कि हम हमारे गांव में या किसी और गांव में, तो वो सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं और उनको आप पर्सनली लिंक दे सकें कि ये पकड़िए, इसको हम कर लेते हैं। एक जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी लाइट जलेगी तो आप तो आवाज़ आ जाएगी। एक कमेंट में देख रहा था, इसमें एक साथी हमें बोल रहे हैं, कहाँ गया, भाई एक बार मेरा जवाब दे दो, क्या लोग मान भी तो नहीं रहे। भाई लोग मान भी तो नहीं रहे का मतलब क्या है? हम बता कितना रहे हैं? उनको तो वो 24 घंटे लगे हुए हैं बताने में, हम कितना लगे हुए हैं? हमने तो कुछ भी नहीं बताया किसी को, वो तो 24 घंटे लगे हुए हैं। और आप बताइए आप कितना लगे हैं? उसका तो उनका तो उल्टे काम करने का तो पैसा मिलता है, हमें कहाँ मिलता है। एक साथी का मैसेज आया था, वो अभी बंद हो गया शायद, उसमें वो चला गया। उसमें वो कह रहे थे कि आपके बारे में तरह तरह की बातें उड़ाई जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि बिना बातें उड़ाए उनका काम चल जाएगा? और जो दुश्मन लोग हैं वो ये कहेंगे कि भाई इनके साथ में कनेक्ट हो जाइए और ये इस तरह के लोग हैं। देखो, आपको सिर्फ एक बात समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जो कमेंट करते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो वो आप तब कहिए जब आपने उनको मतलब बरता हो, जब आप उनके साथ रहते हों। और मेरा तो ये मानना है कि जब आप उनके साथ हैं और कोई चीज़ ऐसी है जो गलत लगती है, तो उसके ऊपर आपको आवाज़ उठानी चाहिए, उस पर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि या तो आपकी दाल ना गले तब आप भाग जाएं और फिर आप गालियां दें, या फिर आप की बात नहीं हो पा रही है तो आप बदनाम करना शुरू कर दें। इस तरह से ये तरीका थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, बट इस पर बात करने का समय मुझे नहीं लगता कि सही है। आप जिलेवार आप अपनी लाइव आना शुरू कीजिए, सिलसिलेवार से। और जब आप जिले वाइज आएंगे, दिल्ली में लॉकडाउन, हाँ दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है, क्लाइमेट लॉकडाउन।
और क्या रहता है इस लॉकडाउन का नतीजा, ये भी बड़ी देखने वाली बात रहेगी। पर मुझे लगता है हमारा 24 का कार्यक्रम तो हो ही जाएगा। वर्क फ्रॉम होम, अभी स्कूल बंद करने शुरू किए हैं, 21 तक वो स्कूल बंद होने वाला ड्रामा है, 22 तक आदेश रहेंगे, 23 तक। तो आपके पास एक मौका भी है बाकी लोगों तक पहुंचने का तब तक। माई सेल्फ एंड फ्रेंड्स कमिंग ऑन 24th, बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी। बाकी के लोग भी अपने अपने दोस्तों को बोलिएगा, बल्कि विद फैमिली, कि एक बार हम देख लें। कोई ऐसे मुद्दों पर बातचीत बहुत कम होती है और कोई नहीं करता है इन विषयों पर बात। यदि हो रही है तो उस मौके को आप ना गंवाएं, मेरा ऐसा मानना है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। तो जस्ट मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि हम लोगों को जो मीटिंग है, जिन साथियों से मीटिंग करवाना चाहते हैं हमारे साथी, ऑनलाइन रख ली जाए क्या? तो ऑनलाइन में बाकी के साथी हैं वो भी जुड़ जाएंगे और उन तक भी बात पहुंच जाएगी, और जो जुड़े हुए हैं वो भी। बाकी अगर हम लोग अपना अभी तक की यात्रा का देखें तो उस यात्रा में जो जो लोग हैं, कुछ लोगों ने निडर भारत नाम से यूट्यूब चैनल बनाया। अरे हमसे क्यों एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो उनकी? देखो ऐसा है, वो कह रहे हैं कि दस्तावेज नहीं है। कोई बात नहीं, जो दस्तावेज हैं नहीं हैं, किताब आई जाएगी और किताब के बाद में दस्तावेज भी निकल ही आएंगे। फिर मालूम पड़ जाएगा सभी को। बाकी जो दस्तावेज नहीं उनको मिलेंगे, जो उनको नहीं देने होंगे वो उनको नहीं भी मिलेंगे, और उनको तब मिलेंगे जब हम कोर्ट में जा चुके होंगे। देखते हैं। देखिए, दस्तावेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका क्या मानना है ये इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको लगता है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जो कर्जा दिया है जिस तरीके से वो बहुत अच्छा है, तो आप सरकार के फेवर के आदमी हो, अच्छे से गुण गाइए उनके। और यदि सरकार गलत कर रही है तो चाहे किसी के पास दस्तावेज हो या ना हो, वो गलत कर रहे हैं, बैंक वाले फ्रॉड कर रहे हैं, इस बात में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो उन लोगों के साथ में उनको जोड़ना चाहिए बाकी लोगों को। एनी हाउ, ये बात का मुद्दा है। हम अभी सेमिनार की तैयारियों पे फोकस करते हैं। हम ऑनलाइन लोगों से मुलाकात अगर करें तो परसों की मीटिंग रखी जा सकती है या उससे अगले दिन की। अभी जैसे 19 तारीख है तो 21 या 22 को हम मीटिंग रख लेते हैं। आप तक लिंक पहुंच जाएगा, आपके साथियों तक। आप उस लिंक के माध्यम से सभी साथियों से जुड़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसा भी आपको लगे, उचित लगे और आपके लिए पॉसिबल हो, पॉसिबिलिटी आपके लिए सही हो, आप आइए, मोर्चे की ट्रेनिंग में आइए। मोर्चे की अभी जो एजुकेशन की ट्रेनिंग है इसमें आप आइए। और पिछले साल इन्हीं दिनों में 19 तारीख को हमने एक रैली की थी करनाल में, जिसमें हमने कुछ बातें रखी थी। उन बातों को पूरा करने के लिए पहली कंडीशन ये थी कि अगर मान लीजिए टोल से संबंधित बातें अगर पूरी करनी हो तो उसकी कंडीशन ये थी कि आप सब लोग अपने आसपास जो अपने आसपास गांव थे वहां पर जाकर मीटिंग करेंगे और उन लोगों से मुलाकात करके एक टीम तैयार करेंगे। वो हमारे साथी नहीं कर पाए, और मेरा तो शेड्यूल आपको मालूम ही है, पूरा का पूरा पैक्ड रहता है। तो हम तो 24 आवर पब्लिक के बीच में ही रहते हैं, वहाँ के आसपास के लोगों तक हम पहुँच नहीं पाए। वो एक तरह से आप ये समझिए कि हमारी एज ए टीम हमारा फॉल्ट था कि एक टीम के तौर पर हम उसमें फेलियर रहे कि भाई हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तो जो साथी हैं वो अब हम पहुंचेंगे, इसके बाद पहुंचेंगे। जिस तरह की भी यात्रा रहेगी, उस यात्रा में जिस तरह के लोग मिलेंगे, इसके बेसिस पर हम देख लेंगे कि कैसे लोग हैं और वो कितना आगे बढ़ कर के समाज में जोड़ रहे हैं। बट बहुत कुछ क्लियर होगा इस सेमिनार के बाद, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा क्या विजन है, हम किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह के भारत का हम सपना देख रहे हैं, किस तरह के लोग हमसे जुड़ें,
हमसे जुड़ने का कौन सा तरीका होगा, हर ज़िले में कौन कौन साथी होगा। एक मैं अभी उस पे अपना ज़िले वाइज आपके पास उस पे सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जोड़ने के लिए एक बैकग्राउंड पहुंच गया होगा जिसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। जो पोस्टर्स आपके पास पहुंच गए होंगे, आप उन पोस्टर्स को भी लगाइए अपने आसपास, जहाँ जहाँ ऐसी दीवारों पर लगाइए जो कोई उतारे ना, मालिक से पूछ कर लगाइए, और तो काफ़ी विजिबिलिटी रहेगी ताकि और लोगों तक इस सेमिनार के बाद भी ये रहे कि ये जनता सरकार मोर्चा के लोग इस मिशन में लगे हुए हैं। जो पेरेंटिंग का इशू है, ये जो सेमिनार था ये इन लोगों ने किया था। तो और जो सवाल किसी के होंगे तो हम अगली मीटिंग में उसको ले लेंगे। अभी आज जो 19 नवंबर का जो एक तरह से 1 साल हो गया नस्ल बचाओ रैली का, और नस्ल बचाओ रैली की सबसे बड़ी जो कामयाबी रही वो ये रही कि हमारे बच्चों के ऊपर चल रहे जो अंधाधुंध जो ज़बरदस्तियाँ और एक्सपेरिमेंट्स थे उनके ऊपर रोक लगी थी। लॉकडाउन ऑफिशियल तो नहीं हटा है अभी तक, लेकिन आपको किसी ने रोका टोका नहीं है इस पूरी यात्रा में। जो ऑफिशियल WHO की गाइडलाइंस हैं कि वो मेडिकल हेल्थ जो हेल्थ इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, वो 2025 में खुलेगी, तो पूरा 2024 ये ऑफिशियली लॉकडाउन रहेगा बीमारी के नाम पर। और अब जो अपार आईडी के ज़रिए आपकी औलादों को फिर से कनेक्ट करने का, फिर से इनको जोड़ने का और इनको कंट्रोल करने का जो प्लान बना रहे हैं ये लोग, हाँ जयदीप भाई बोल रहे हैं हमने लगा दिए बैनर, बहुत अच्छे दोस्तों। बाकी साथियों ने भी ज़रूर लगा दिए होंगे अपने अपने ज़िले में। तो इस तरह से हम लोगों तक पहुँचेंगे, अपनी आवाज़ जाएगी, अपनी बात जाएगी, अपने लोग जुड़ेंगे, और जितने मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे तो शायद ये कारवां बढ़ता जाएगा। हाँ, इस यात्रा में बहुत से लोग आएंगे जो जिनकी प्राथमिकताएं कुछ और होंगी, शायद उनकी वो प्राथमिकताएं नहीं होंगी जो प्राथमिकताएं लेकर हम चले हुए हैं। और जब उनकी वो प्राथमिकताएं पूरी कई बार तो हमसे साथी इसलिए भी गुस्सा हो जाएंगे कि भाई आप अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे एक साथी हैं बहुत दिनों से कि आपको इन सरकारों का बहिष्कार करना पड़ेगा। तो बहिष्कार तो हम शायद तब करेंगे ना जब हमें बहिष्कार करने का हमारे पास कोई ऐसा मतलब इतनी बड़ी टीम हमारे पास हो गई हो, इतने लोग हमसे जुड़ गए हों, या ऐसा कुछ हो गया हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उस केस में फिर हमें हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा बचता नहीं है कि हम इतनी बड़ी कोई कॉल दे दें जिसमें पूरे भारतवर्ष से उसके साथ लोग जुड़े हैं। तो पहले हमें मालूम तो हो कि किस तरह के लोग और कितने लोग हमसे जुड़े हैं, तभी तो बहिष्कार जैसा कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाएं या कुछ ऐसी बात कहें। और फिर क्योंकि हम थोड़ा रचनात्मक करने के ज़रिए लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में हैं अभी, तो आप लोग भी जितने लोग आपसे जुड़ते हैं और आसपास में रहते हैं उनको उस ऑनलाइन ट्रेनिंग में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। फेसबुक पे देवेंद्र बल्हारा वाला पेज है, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ नीडर इंडिया पे डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के यूट्यूब चैनल पे भी किसी ना किसी पे, यानी एक पे स्ट्राइक लग जाए तो दूसरा, तो आप दोनों को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ट्विटर पे यानी एक्स वाले प्लेटफॉर्म पे भी आप वहाँ डॉक्टर दिल्ली में आपसे कैसे जुड़ें, आप आइए वहाँ, जो साथी होंगे उनके नंबर भी होंगे, साथी भी होंगे, मैं भी वहीं होऊंगा, तो सारे लोग होंगे। किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई रास्ता हम निकालेंगे कि एक दूसरे के साथ लंबे समय तक कनेक्टेड रहें और साथ मिलके कोई बड़े योजना करें। अमित पूछ रहे हैं कि ओशो को सुनना चाहिए कि नहीं। मैंने ओशो को नहीं सुना है दोस्त, तो जिसको मैंने नहीं सुना है मैं उस पर नहीं बोल पाऊँगा। हाँ, मुझे ये मालूम है कि ओशो की बातों का जवाब लोगों के पास नहीं होता था, सरकारों के पास भी नहीं होता था, और जिस लेवल पे उन्होंने जागृति का जो मिशन छेड़ा था, उतना मैं जितना कहूँ वो एक आम दिमाग उनको नहीं समझ सकता। मैं जहाँ तक जानता हूँ, जितना मैंने उनको सुना है, और ये तो हमारे साथ भी हो रहा है कि हम जब बात करते हैं तो वो तार्किक है, लेकिन लोग कुछ और चीज़ों को कुछ और माने बैठे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी भारत कब आज़ाद हुआ, ये जवाब आया ही नहीं है। हमारे पास तो आया है इसका जवाब,
और चूंकि उनको पता लग चुका है कि देवेंद्र भलारा की टीम जो है वो इस सवाल के पीछे पड़ गई है, तो अब वो इतनी आसानी से जवाब देंगे भी नहीं। तो ठीक है, आप सुनिए ज़रूर। अगर आपको लगता है आप उन शिक्षाओं पर अमल कर सकते हो तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जैसे आदमियों को ढूंढने में लगा है, तो हम अपने जैसे लोगों को ढूंढने में लगे हैं। आप सब लोग अपने जैसे और लोगों को ढूंढेंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। जोड़ते रहिए, जुड़ते रहिए, एक दूसरे के साथ आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।